ठीक है। इसी तरह से अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ना सिर्फ ये साख्ती बल्कि बुनियादी यूनिट है लाइफ का। जैसे स्टूडेंट्स हम ईंटों के बगैर घर नहीं बना सकते। ईंट एक जो है वो एक कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो सेल है डेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। दे मे बी ऑफ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मे भी सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो सकते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं, और मैनी सेल्स या कई सेल्स पे मुश्तमिल हो सकते हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। इसी तरह से माइक्रोप्लाज्मास आर स्मॉलेस्ट नाउन सेल्स। तो माइकोप्लाज्मास जो हैं ये छोटे सेल्स के छोटे तरीन जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहता है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितनी भी ज़िंदगी है, जितनी भी जिंदा जानदार हैं, उन सब के ये क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ना सिर्फ ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी, बल्कि जब हम इनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में मुंतकिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था सेल के बारे में एक इंट्रोडक्शन। आई होप कि सेल का इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछा करें ताकि उसका आंसर बर वक्त दिया जा सके। बढ़ते हैं आगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के शोबे में सेल का एक दरियाफ्त होना बहुत बड़ा एक मार्का था। ठीक है, इट हेल्प्स अस नाउ डेट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इससे हमें पता चला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं एंड दीज सेल्स हेल्प इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और ये सेल्स जो हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ तरह के जो काम होते हैं उनको कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ बेटर वे। तो जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है सेल्स के वो हमें ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से समझने में कारआमद साबित होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया। तो जैसे ही डिस्कवरी का नाम आता है सेल की तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को दरियाफ्त किया। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ पीस ऑफ बॉटल कॉक अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड minuscule structures that remind him of small rooms। तो जैसे ही इसने ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक बोतल के काग को लिया, उसको ऑब्ज़र्व किया तो छोटे छोटे उसको खाने नज़र आए, छोटे छोटे रूम नज़र आए। ठीक है, कंसिक्वेंटली ही नेम्ड दीज रूम्स एज सेल्स। उसने इन रूम्स को सेल्स का नाम दिया। हाउएवर हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैड लिमिटेड मैग्निफिकेशन। चूँकि ये उसकी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी तो लिमिटेशन थी उसमें, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा करके दिखाने की सलाहियत उसमें नहीं थी। एंड हेंस ही कुड नॉट सी एनी डिटेल इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मज़ीद जो डिटेल है वो देख ना पाया। ऑइंग टू दिस लिमिटेशन हुक कंक्लूड दैट दीज वर नॉन लिविंग एंटिटीज़। इसने कहा कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं। लेटर एंटोन वैन लेवनहुक ऑब्जर्व्ड सेल्स अंडर अनदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन। तो एक और साइंसदान का नाम आता है जिसको हम लेवनहुक के नाम से जानते हैं। उसने एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया और क्या देखता है कि ये सेल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक तो मैग्निफिकेशन उसकी जो है वो बड़ी करके दिखाई। दिस टाइम ही हैड नोटेड दैट सेल्स एग्जिबिटेड सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो वो जो सेल्स हैं, वो जो खाने हैं, वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट लेवनहुक कंक्लूडेड दैट दीज माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज वर अलाइव। तो तब जाके उसे पता चला कि चूंकि ये मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, लिविंग है। इवेंचुअली आफ्टर अ होस्ट ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस दीज एंटिटीज वर नेम्ड एज एनिमल्कुलस। तो उसको बाद में एनिमल्कुलस का नाम दिया गया। In 1883, Robert Brown, a Scottish botanist,
द वेरी फर्स्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर, ही वॉज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड। ये हम तफसील पढ़ेंगे थोड़ी सी आगे जाके रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से, चूँकि रॉबर्ट दोनों में वर्ड आ रहा है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को दरियाफ्त किया था, इसको अंडरलाइन करें। इसी तरह से 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से, तो लाजमी तौर पे इसको आप लोग लिख लिया करें, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट। और एक और बात इस पैराग्राफ से हमने सीखी, वो ये सीखी कि रॉबर्ट हुक ने वो जो रूम्स नज़र आए थे उनको सेल का तो नाम दिया था, लेकिन शुरू में क्या हुआ कि उसने नॉन लिविंग करार दिया था इनको, ठीक है। लेकिन लेवनहुक का ये किरदार है कि उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको जब ऑब्जर्व किया तो तब जाके उसे लगा कि ये मोटेलिटी में है, यानी कि ये हरकत करते हैं और इस तरह से ये अलाइव हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से लॉरेंस ओकन का नाम आता है। इन्होंने 1805 में अपना जो है मौक़िफ़ पेश किया। डेट इज़ अ जर्मन नेचर फिलोसफर एंड माइक्रोस्कोपिस्ट लॉरेंस ओकन हैड बीन ट्रेंड इन मेडिसन एंड फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ से उन्होंने मेडिसन की जो है वो ट्रेनिंग हासिल की। इट इज़ रिपोर्टेड दैट इन 1805 ओकन स्टेटेड दैट, अब इसकी स्टेटमेंट समझने वाली है, ये मेन है, इसको आपने नोट करना है। एक तो एक डेट याद करनी है, पूरा नाम याद करना है और इसकी स्टेटमेंट याद करनी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? सब के सब सेल्स से ओरिजिनेट कर रहे हैं या सेल्स पे ही मुश्तमिल हैं। विच मे हैव बीन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, और यही स्टेटमेंट थी जो लॉरेंस ओकन ने दी और यही स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट सेल थ्योरी की साबित हुई। स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले साइंसदान की तरफ। उनका नेम है जी जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। 1809 में इन्होंने सेल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब इनका मौक़िफ़ भी देख लेते हैं। ही स्टेटिंग दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। ठीक है, कोई भी ज़िंदगी कहता है कि मुश्तमिल ही नहीं हो सकती अगर उसमें जो है सेलुलर टिश्यूज़ नहीं है या वो सेल से मिलकर नहीं बनी है, यानी कि ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है, ज़िंदगी का नाम ही नहीं हो सकता अगर सेल्स टिश्यू नहीं है। लिमार्क इवन फाउंडेड टाइम टू राइट पेपर्स ऑन फिजिक्स एंड मेटीरियोलॉजी इंक्लूडिंग सम एनुअल कंपाइलेशंस ऑफ वेदर डाटा। तो एक और इनका किरदार है सेल थ्योरी के अलावा भी कि इन्होंने पेपर्स राइट किए फिज़िक्स के ऊपर, मटीरियोलॉजी के ऊपर और इसी तरह से वेदर का डाटा भी कंपाइल किया। स्टूडेंट अगला साइंसदान है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रिसर्च की जिसमें उनको पता चला कि जो सेल है, सेल के अंदर एक ऐसी बॉडी मौजूद है जो सेल के लिए ज़रूरी है, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। पढ़ते हैं इसको। कहता है ही लेड द फील्ड ऑन रिसर्च दैट स्टडीड फॉसिल्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग pollination among the higher plant species. His microscopic research led him to discover the nucleus of cell in 1831, which he observed in plants tissue and which he named. तो क्या कर रहा था? फॉसिल्स पे स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब वो जो पोलिनेशन पे सर्च कर रहा था, प्लांट्स के ऊपर सर्च कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो 1831 में उसने ये बॉडी देखी और इसको नाम दिया न्यूक्लियस का। स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ कि नाम याद करना है पूरा। 1831 जैसे इनका जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस दरियाफ्त करने की डेट है, ये आपने याद करनी है और इनका मेन एक काम याद करना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अलावा इनका क्या काम था न्यूक्लियस। अब सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कैसे दरियाफ्त कर लिया उसने। ऑब्वियसली कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा होगा, लेकिन पौधे से देखा या जानवर से देखा। तो चूँकि ये स्टडी कर रहे थे पोलिनेशन के ऊपर, तो पोलिनेशन होती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट स्पीशीज़ के अंदर इसने ऑब्जर्व किया और देन ही नेम्ड दिस बॉडी द न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं सेल थ्योरी की तरफ कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी में इसको बनाने में मुख्तलिफ साइंसदानों का किरदार है। हम पढ़ते हैं 1838 मैचेस शिल्डन स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स टिश्यूज कंसिस्टेड ऑफ सेल्स।
ठीक है। जो शिल्डन था 1838 में उसने प्लांट्स के अंदर जो है वो टिश्यूज को दरियाफ्त किया और उसको नाम दे दिया सेल का, ठीक है। वो जो बॉडी थी उसको नाम दिया सेल का। इसी तरह से थियोडर शेवन था, उसने 1839 में एनिमल्स के अंदर सेल दरियाफ्त किया। अब देखें जो शिल्डन है उसने पौधे के अंदर सेल को दरियाफ्त किया और जो थियोडर शेवन है उसने 1839 में जो है वो जानवरों के अंदर जो है सेल को देखा। ईच कंजेक्चर डेट देयर वाज अ न्यूक्लियस, और दोनों ने इस बात पे मुत्फिक भी थे दोनों कि दोनों प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। 1858 रिडोल्फ विर्चू कंबाइंड द टू आइडियाज एंड एडिड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स फॉर्मुलेटिंग द सेल थ्योरी। यहाँ से सेल थ्योरी का आगाज हुआ। रिडोल्फ विर्चू ने 1858 में, डेट फिर याद करनी है, रिडोल्फ विर्चू ने इन दोनों की थीरीज को मिलाया, मैटिस शिल्डन और थियोडर शेवन को, दोनों की थीरीज को मिला के ये आइडिया क्रिएट किया कि जितनी भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जहाँ से सेल थ्योरी का आगाज़ हो गया बाकायदा। अब कुछ फीचर्स हैं सेलेंट फीचर्स जो हैं सेल थ्योरी के, वो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं सबके सब किससे मिलके बने हैं? सेल से या सेल्स प्रोडक्ट्स पे। अमंग दीज सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर। अब देखें कि जिस तरह से मैंने ये स्लाइड्स क्रिएट की हैं, मैंने कोशिश की है कि जो जो स्लाइड गुजरती जाएगी वो फिर रिवाइज होती जाए, आपके जहन में वो जो वर्ड्स हैं फिर रिवाइज होते जाएं। जैसे मैं अब फिर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल, एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म, एंड इसी तरह से मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन मैनी एंड सेल मीन सेलुलर मीन सेल्स। तो जितने भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, सबके सब सेल्स या सेल्स प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। सेकंड जो फीचर था उसमें कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ना सिर्फ साख्ती लिहाज से बल्कि इसके फंक्शनल लिहाज से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट है। न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिविजन्स ऑफ पर एग्जिस्टिंग सेल्स। तीसरा पास्टुलेट ये है, तीसरा फीचर ये है कि जो नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स होंगे तो उनसे बनेंगे। इससे पता चला कि अगर पहले से सेल मौजूद नहीं है तो सेल नए क्रिएट नहीं हो सकते। आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो लाजमी पूछें, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स को। जल्दी से यहाँ तक मुझे जो है बता दें, क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, समझ आ रही है? आप लोग जो है रजिस्टर अपने पास रखें, लेड पेंसिल रखें और मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं। ये देखें कि जिस तरह से आपका अब पेपर जो है आएगा, अब इतना टाइम नहीं आपको मिलेगा कि सारी बुक रीड करें या सारा टॉपिक रीड करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँ, यहाँ पे जो बताऊँ वो आप लोगों को एट ए टाइम बैठे बैठाए वहीं पे याद हो जाए। तो कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, नोट किया करें मुख्तलिफ पॉइंट्स को जो मैं कह रहा होता हूँ। ये अब के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदेमंद साबित होंगे। बढ़ते हैं आगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? देखिए सेल्स के अंदर तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, हमने न्यूक्लियस को भी पढ़ा जो कि एक बजाते खुद जो है सेल ऑर्गेनेल ही है। बट जो मेन पार्ट्स है ना इसके वो तीन है। अ सेल हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं जी? सिर्फ 3। अब नाम याद कर लें। सबसे पहला है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। अब देखें ये जो बातें हैं ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यू कैन आंसर इट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सेकंड जो है डेट इज द साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज द न्यूक्लियस, ठीक है।
3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी अगर बात करें तो कहते हैं कि दिस इज़ द आउटसाइड पार्ट ऑफ द सेल, ये जो है सेल के बैरोनी साइड पे मौजूद होता है। सेपरेट्स इट्स इंटीरियर फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, क्या काम करता है, बाहर वाले हिस्से को अंदर वाले हिस्से से अलग करता है, सेपरेट करता है। रेगुलेट्स व्हाट मूव्स इन एंड आउट, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि क्या कोई चीज़ अंदर जानी है सेल के अंदर या सेल से बाहर आनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी मेंटेन करता है। ये मैंने फंक्शन बताए हैं सेल मेम्ब्रेन के। एक तो सेल के बाहर मौजूद होता है, काम क्या करता है, सेपरेट करता है इंटीरियर को एनवायरनमेंट से। दूसरा काम इसका ये है कि कौन सी चीज़ जो है सेल के अंदर जानी है और कौन सी चीज़ जो है सेल से बाहर आनी है इसको। और थर्ड वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये थे 3 काम सेल मेम्ब्रेन के, 3 ही इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं और सेल मेम्ब्रेन के मैंने थोड़े से यहाँ पे फंक्शन इजाफी तौर पे बता दिए आप लोगों को याद रखने के लिए। स्टूडेंट क्लासेस की बात करें तो सेल्स की कितनी क्लासेस हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, चूँकि अब पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे सेकंड टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है, डेट इज़ द क्लासेस ऑफ सेल, ठीक है। तो पढ़ते हैं। सेल्स आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेबरर्स, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट्स दैट वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मुख्तलिफ मजदूर काम कर रहे होते हैं, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो सैलरी डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, जो इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मुख्तलिफ तरह के सेल्स इसी तरह से मुख्तलिफ काम करते हैं। सेल्स जो है वो मुख्तलिफ बिल्कुल किस किस्म के हैं जी, फैक्ट्रीज़ की तरह हैं और उसके अंडर जो है वो क्या काम कर रहे हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं। सेल्स इसी तरह से मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसको 2 जो है वो क्लासेस में डिवाइड किया। पहली है प्रोकैरियोट्स और दूसरी है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये वर्ड जो है प्रो मीन बिफोर होता है और कैरियोट्स जो है डेट्स मीन न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी तरह से यू मीन ट्रू होता है, ठीक है, और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। बढ़ते हैं इसकी तफसील की तरफ, हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों में देख लें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इंस्टेड सम प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया हैव आर विजन विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटीरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। अच्छा, पेपर में अब सवाल आता है कि क्या बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इसकी एग्जांपल्स जो है ना, मैं वो सिंपल सी एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक एग जो है ना, एग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक वाइट कलर का पार्ट होता है और एक जो है वो येलो कलर का पार्ट होता है। येलो कलर के पार्ट को आप लोग मान लें कि वो न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो वाइट कलर का पार्ट है उसको आप मान लें कि वो क्या है, वो सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये बातें आप लोगों ने अपने ज़हन में रख लेनी। अब वो जो आपको वाज़े नज़र आ रही है ना, वो जो जिसे हम जो जर्दी कहते हैं वो वाज़े नज़र आ रही है। अब अगर हम क्या करें कि इसको तोड़ के एग को किसी प्लेट में या किसी बर्तन में डाल के उसको शेक करें, तो वो जो जर्दी है, वो जो यॉक है, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। डिज़ोल्व तो खैर नहीं होती है, लेकिन इस तरह से है कि वो अपनी असल हालत को खो देती है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने कंसीडर करना है। एक आपके पास पूरा एग है और एक आपके पास हलशुदा अंडा यानी कि डिज़ोल्व शुदा या मिक्स्ड अंडा है। जो मिक्स्ड अंडा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो हमारे पास कंप्लीट अंडा है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला कि जो मैंने अंडा डिज़ोल्व किया या मिक्स किया, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या वो डिज़ोल्व करने से वो ख़त्म हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो डिज़ोल्व होने से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर ही मौजूद है। लेकिन अब वो जो जर्दी है वो वाज़े नहीं है, ठीक है, वो वाज़े नहीं रहती है, मौजूद तो है बट वाज़े नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है,
ठीक है, न्यूक्लियस होता है बट वाजे नहीं होता, ट्रू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया कि सम प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया हैव अ रीजन विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड, दिस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर कुछ जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है, बिखरा हुआ होता है, उसको हम नाम देते हैं, उस इलाके को नाम देते हैं, जिस इलाके में ये फैला हुआ होता है उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। ठीक है, इसी तरह से द ऑल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो जितने भी हैं वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और सिंगल सेल जो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्चिया है, इसमें बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया एक्स्ट्रा, आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सेल साइज की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इतना इनका क्या होता है, साइज होता है। अब स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, आप लोगों के बुक पे इस तरह से पॉइंट्स नहीं बने हुए। आप लोगों ने अगर यही मटेरियल अगर लिख देते हो ना पेपर में, इंशाल्लाह अज़ीज़ लाजमन मार्क्स आएंगे। अगर एमसीक्यूज़ के हवाले से याद करना चाहते हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर हिसाब से इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर करूँ। द फोर्थ वन पॉइंट इज डेट द हेरिडिटरी मटेरियल कैन इधर बी डीएनए और आरएनए। इसका जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर आल्सो नाउन टू यूज कंजुगेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है प्रोडक्शन का जिसको हम नाम देते हैं कंजुगेशन का। स्टूडेंट, ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी फिशन से जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप है। इसको हम जो है वो कंजुगेशन का भी नाम देते हैं, विच इज़ ऑफन सीन एज अ प्रोकैरियोटिक इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और माना ये जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही के बराबर है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। आई होप स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। साइज ऑफ द सेल्स रेंजेस बिटवीन 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो स्टूडेंट 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है, प्लांट्स भी इसमें लाई करते हैं, फंजाई लाई करते हैं, इसमें प्रोटोजोन्स लाई करते हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब पेपर जब आता है ना, पेपर में पूछ लेता है कि फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, फौरी आपके जहन में आना चाहिए डेट इज़ द यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ क्या है जी, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो फौरी तौर पे जहन, ये नाम मैंने इसीलिए लिखे कि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, इसी तरह से याद किया करें आप लोग। The plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cells. It is also responsible for cell to cell communication. देखें, अगर ये ट्रू न्यूक्लियस है इसका मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है ना, वो जो झिल्ली होगी। अब आप वो अंडे वाली फिर एग्जांपल लें कि अंडे की झिल्ली खत्म की तो वो डिसॉल्व हुआ, इसका मतलब अंडे की झिल्ली नहीं थी तो वो क्या था, प्रोकैरियोट था। ठीक है, इसी तरह से अंडे की अगर झिल्ली है तो वो यूकैरियोट में आएगा, यानी कि मेम्ब्रेन अगर है तो वो यूकैरियोट में आएगा। बाकी फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह से वो कहता है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। तो एक और फ़र्क जो है वो ये इसमें हमें पता चला कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन दोनों ही करते हैं। देयर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो इसी तरह से कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स एंड अदर प्लास्टिड्स, वेयर एज द एनिमल सेल डू नॉट। तो प्लांट के अंदर कुछ इजाफी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सेंट्रल वैक्यूल मौजूद है और प्लास्टिड मौजूद हैं। एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में जो वैक्यूल्स हैं वो सेंट्रल नहीं होता है, छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है? जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी।
स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है, इनके फंक्शंस को फिर से रिवाइज करें थोड़ा सा। तो बढ़ते हैं जी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। पहला काम ये क्या करता है, सेल की प्रोटेक्शन और उसकी सपोर्ट करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर और बाहर की तरफ जो मूवमेंट है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की उसके बारे में जो है ये कारआमद है। स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है जी, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधे के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, पौधे को कलर देते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आगे इसकी जैसे आपने पढ़ा होगा ये प्लास्टिड्स की ही टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधे को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, अगर हम क्रोमो की बात करें तो वो जो है डिफरेंट कलर्स देता है, और लीकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, वो कोई कलर नहीं देता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एक तो ये क्या काम करता है कि सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल होता है, सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल को उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल within which all other organelles such as the cytoplasm and nucleus are enclosed। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हकीकत में एक आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर जितने भी आपके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वही बात आ गई कि इसका दूसरा नाम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, बाय स्ट्रक्चर इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन विद पोर्स। इसके अंदर छोटे छोटे मसाम होते हैं विच परमिट द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट को जो कंट्रोल करते हैं पोर्स के थ्रू। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज़ सेल मेम्ब्रेन पोरस और नॉट। तो आप बता सकते हैं कि डेट इज़ पोरस। व्हाट इज़ द फंक्शन टू बी पोरस। पोरस होने का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, क्यों ये पोरस है। तो डेट परमिट मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। बिसाइड्स दिस द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज एंड लीकेज। ये लीकेज से भी बचाता है और सेल को डैमेज होने से भी बचाता है। इट फॉर्म्स अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। दो मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान ये क्या काम करता है, वाल का काम करता है। ना सिर्फ दो सेल्स के दरमियान बल्कि इसकी सराउंडिंग और ये सेल के दरमियान भी ये वाल का ही काम करता है। प्लांट्स आर इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल का मतलब ये होता है कि जो हरकत नहीं कर सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हिलने से मुराद ये नहीं है कि अपनी जगह पे झूम नहीं सकते, इधर उधर हिल सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जो ना जा सके उसको इमोबाइल कहते हैं। सो देयर सेल स्ट्रक्चर्स आर वेल अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है इसी वजह से वेल अडॉप्टेड होता है, बहुत अच्छा होता है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके किस चीज़ को, सेल को किस चीज़ से कर सके, एक्सटर्नल फैक्टर से, हवा, आंधी, बारिश, इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो स्टूडेंट द सेल वॉल हेल्प्स टू रिइंफोर्स दिस फंक्शन। तो सेल वॉल जो है उसके लिए फिर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होती है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को, ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आप लोग बनाना सीखें। वीडियो को जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप लोगों ने, चूँकि अब तो लाइव चल रही है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप लोग क्या करें कि इस स्ट्रक्चर को जब लाइव सेशन हमारा ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसको खुद से ड्रा करना है वीडियो को पास करके। सॉरी स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके उनकी बात कर लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होती है, आप लोग देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, इसी तरह से अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। स्टूडेंट यहाँ पे एक जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है, उसके मुताबिक जो है
वो प्रोटीन और जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनके बारे में ये आता है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं प्रोटीन्स ही प्रोटीन नज़र आ रही हैं। तो वो मॉडल जो है वो ये एक नहर की मानद है या एक नदी की मानद है जिसमें ये प्रोटीन्स जो हैं तैर रही हैं। लिपिड की दोहरी तय है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक डुअल मेम्ब्रेन है, यानी कि कह लें कि दो किनारों वाली हैं। जिस तरह से आप ब्रेड लेते हैं, ठीक है, उस तरह से है। उसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स आपको प्रोटीन के नज़र आते हैं। ये वाली ऊपर और जो नीचे लेयर है ना जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन्स तैर रही होती हैं। तो स्टूडेंट ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस की तरफ। अनदर टॉपिक, क्या होता है न्यूक्लियस, इसकी स्ट्रक्चर भी सामने आपको नजर आ रही होगी। कहता है न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। स्ट्रक्चर और फंक्शन, मेन ग्रिप आपकी ये होनी चाहिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन। हर सेल ऑर्गेनेली को अगर आपने पकड़ना है तो उसको कैसे आपने याद करना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब अगर ये चीज़ें आपने लिखी है ना लॉन्ग शॉर्ट में, तो कोई मार्क्स नहीं आपका कर सकता। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए का नाम देते हैं। इट सेंड्स सिग्नल्स टू द सेल्स टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। ये सेल्स को ग्रो करने के लिए, सेल को मैच्योर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए या सेल के डेड होने के लिए उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर इन्वेल्प दैट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेल्प होते हैं। जिस तरह हमने सेल के आउटर कवरिंग को सेल जो है वो मेम्ब्रेन का नाम दिया, बिल्कुल इसको भी आप नाम दे सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। कहते हैं डेट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। डीएनए को जो रेस्ट ऑफ द सेल है यानी कि सेल के बाकी पार्ट्स हैं उससे सेपरेट करता है। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड इट्स इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ना सिर्फ ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है बल्कि ये प्लांट सेल का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स में देखें राइबोसोम्स मौजूद हैं, आपको ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पे नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प तो मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर लेमिना है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि अंदर मौजूद होती है। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसी तरह से न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल है और न्यूक्लियोइड है या न्यूक्लियोलस है, सॉरी ये न्यूक्लियोलस है। मैं इसको ऐसे बताता होता हूँ कि जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस होता है ना, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को आपने नाम देना न्यूक्लियोलस का। आई होप स्टूडेंट कि ये आसानी के साथ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि समझाऊं, तो समझ आ रही होगी आपको। कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स भी कहते हैं इसको। तो राइबोसोम्स आर माइन्यूट पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट फंक्शन टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कहता है कि ये आरएनए पे मुश्तमिल होते हैं और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं जो कि इसके साथ एसोसिएट होते हैं। मेन फंक्शन इनका याद करें आप कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर मैनी सेलुलर फंक्शन सच एज रिपेयरिंग, डैमेज और डायरेक्टिंग केमिकल्स। तो प्रोटीन्स जो हैं मुख्तलिफ तरह के सेलुलर फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी होती है, जैसे जो है सेल को रिपेयर करना, ठीक है, या डायरेक्टिंग केमिकल्स भी इसका काम आ जाता है प्रोसेसेस में। कहता है कि राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर दो तरीके से ये पाए जा सकते हैं। एक किस तरीके से पाए जा सकते हैं जी, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली बिखरे हुए होंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट आपने अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ा है तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नाम से ज़ाहिर है वो बिल्कुल स्मूथ होगा, उसके ऊपर कोई क्रोमोसोम नहीं होगा।
लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर चूंकि ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से उसका नाम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। छोटा सा टॉपिक था, डायग्राम देखें। 2 यूनिट होते हैं इसके, एक लार्जेस्ट सब यूनिट होता है और एक स्मॉलेस्ट या स्मॉल सब यूनिट होता है। ये इनकी डायग्राम है। इसी तरह से जो है वो लार्ज की अगर बात करें, जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है उसकी साइट्स देखें, एक ई साइट होती है, ठीक है, और एक पी साइट होती है। मैसेंजर आरएनए जो है वो भी बाइंड हो सकता है, उसके लिए ये नीचे वाली साइट्स जो है, जो हम जिसको नाम देते हैं स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके मैसेंजर आरएनए जो है वो बाइंड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। आई होप स्टूडेंट के यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। लास्ट हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर, यानी कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या काम करता है? जनरेट करता है पावर को या एनर्जी को, जो कि सेल के बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन द स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट जो केमिकल एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया से जो प्रोड्यूस होती है वो किस में स्टोर हो जाती है? एक छोटे से मॉलिक्यूल में जिसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP में स्टोर हो जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ देख लें स्टूडेंट। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी डायग्राम्स यहाँ पे दूँ आप लोग यही पेपर में बना के आएँ, यही नेमिंग करें। बिल्कुल आसान तरीन डायग्राम्स दिए हैं। ATP सिंथेज पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आपको एक जो है स्ट्रीम नज़र आ रही है, इस स्ट्रीम को आपने पहले बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, उस स्ट्रीम के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, क्रिस्टा है, ठीक है। इसी तरह से राइबोसोम्स भी इसमें होंगे, ग्रेनुल्स होंगे, DNA है और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो जल्दी से मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करें। जैसे ही पब्लिश होगी आपका कोई भी अगर टॉपिक या आपको कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग उसको लाजमी देखें। डायग्राम बनाने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके जब ये पब्लिश हो जाए, अभी तो लाइव चल रही है, तो तब आप देख सकते हैं, मेन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आ चुका होगा।